तो शॉर्ट में थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। अभी तक जो जो पढ़े थे हम लोग रिकैपिंग कर लेते हैं। हम आपको बतलाए थे एसिड्स के बारे में। हम बतलाए थे कि वैसे तो एसिड्स कहा गया है उनको जो टेस्ट में सावर होते हैं, खट्टे होते हैं और जो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। लेकिन एक साइंटिस्ट थे आर्हीनियस नाम के, उन्होंने थ्योरी दिया था कि एसिड्स वैसे सब्सटेंसेज होते हैं जो H+ आयन देते हैं या H3O+ आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, यानी कि वाटर में। वाटर में जो H+ आयन को रिलीज करे, जैसे हम एग्जाम्पल में बतलाए थे आपको कि अगर HCl को अगर वाटर में डाला जाता है तो ये ब्रेकडाउन हो जाता है, आयनाइज हो जाता है, किस में? तो H+ आयन में और Cl- आयन में। यही H+ आयन जो है हाइड्रोजन आयन इसको बोलते हैं, H+ आयन को, जब फर्दर H2O से जुड़ जाता है तब बन जाता है H3O+ आयन और तब इसका नाम हो जाता है हाइड्रोनियम आयन। एक पढ़े थे हम लोग हाइड्रोजन आयन और एक पढ़े हम लोग हाइड्रोनियम आयन। ये पढ़े थे हम लोग एसिड्स के बारे में। और एसिड्स को आयनाइज होने के लिए ज़रूरत होता है किस चीज़ का? वाटर का। अगर वाटर नहीं रहेगा तो कोई भी एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर को शो नहीं करेगा। थोड़ा सा हम लोग बेसेज के बारे में पढ़े थे। बेसेज के बारे में हम आपको क्या बतलाए थे कि बेसेज कहा गया है जनरली वैसे सब्सटेंसेज को जो बिटर इन टेस्ट होते हैं और जो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। ये जो है जनरल डेफिनेशन है। लेकिन फिर से जो हम नाम बतलाएं अभी साइंटिस्ट का, जिनका नाम था आर्हीनियस, उनके द्वारा एक थियरी दिया गया है, आर्हीनियस थियरी। उन्होंने एसिड्स और बेसेज को डिफाइन किया है। तो इनके अनुसार बेसेज वैसे सब्सटेंसेज होते हैं जो OH- आयन देते हैं। OH- का मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्साइड। अगर आपको वैलेंसी याद है, फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री पढ़े हैं अगर आप, या 9th क्लास में अगर आप केमिस्ट्री पढ़ के आए हैं तो OH का मतलब आपको पता होगा। OH मतलब क्या? हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पर माइनस का चार्ज है, चार्ज को ही आयन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग पढ़े थे कि जैसे NaOH है जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH को क्या बोलेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यह एक बेस है। क्यों? क्योंकि जैसे ही इसको वाटर में डाला जाए, H2O में डाला जाए, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा दो पार्ट में। एक पार्ट आयनाइज होके बनेगा, Na पे आएगा, सोडियम पे आएगा प्लस चार्ज, और OH पे यानी कि हाइड्रोक्साइड पे आएगा माइनस चार्ज। और उसमें भी जो स्ट्रॉन्ग बेसेज होते थे, वैसे बेसेज जो स्ट्रॉन्ग होते हैं उनको एक खास हम लोग नाम दिए थे। उनका नाम दिए थे एल्कलीज। दे आर सेड टू बी एल्कलीज। इतना कुछ हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे और भी पढ़े थे, तो शॉर्ट में रिवाइज करवा रहे हैं हम आपको। और पढ़े थे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे एसिड्स का और बेसेज का। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स हम बतलाए थे, फिर से हम उसको दोबारा बतलाना चाहेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। जब भी हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज का बात करते हैं तो हम लोग ये बताते हैं कि कोई भी चीज़ किसके साथ कैसा रिएक्ट कर रहा होगा। तो इसमें जो सबसे पहला हम लोग को जानना था वो हम आपको बतलाए थे कि जब भी कोई एसिड रिएक्ट करता है कोई रिएक्टिव मेटल से, कैसा मेटल होना चाहिए? रिएक्टिव मेटल। रिएक्टिव मेटल कहने का मतलब कि वैसा मेटल जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हो। तो जब भी कोई एसिड रिएक्ट करता है कोई मेटल से तो हमेशा बनता है एक सॉल्ट और रिलीज हो जाता है हाइड्रोजन गैस, बशर्ते कि जो मेटल है वो रिएक्टिव होना चाहिए। कैसे पता चलेगा? तो हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े थे। रिएक्टिविटी सीरीज फर्स्ट चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाने के दौरान बतलाया गया होगा। 8 क्लास में भी आपको रिएक्टिविटी सीरीज सीखना था, जिसमें सबसे ऊपर था पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, उसके बाद याद है तो बोलिए, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड,
उसके बाद हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। और इसमें जैसे जैसे हम लोग नीचे आते हैं रिएक्टिविटी घटते चला जाता है। यह रिएक्टिविटी सीरीज सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, ऐसे। तो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव जो होगा वो सब आसानी से रिएक्ट करेगा किसके साथ? एसिड्स के साथ, और उसको डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा। इसका हम लोग एग्जाम्पल में पढ़े थे कि जैसे अगर एग्जाम्पल ले लिया जाए, कोई एसिड ले लिए, जैसे ले लिए H2SO4। H2SO4 कौन सा एसिड होता है? इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड। और अगर इसका रिएक्शन करवा लिया जाए कोई मेटल के साथ, कौन सा मेटल ले लें? जैसे मेटल में कोई भी ले लिए, सपोज ले लिए Zn। कौन सा मेटल है ये? Zn बोले तो जिंक। तो जिंक चूँकि हम जानते हैं हाइड्रोजन से ऊपर है, तो ये हाइड्रोजन को हटा देगा और खुद इसके जगह जुड़ जाएगा। तो फॉर्मूला अगर H2 यहाँ से हट जाएगा तो SO4 के साथ जुड़ करके बन जाएगा फॉर्मूला क्या? ZnSO4। हाइड्रोजन को हटा दिया, क्यों? क्योंकि जिंक जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। और प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, H2 गैस रिलीज हो जाता है। यही जो है इसका नाम है जिंक सल्फेट। ZnSO4 कहने का मतलब जिंक सल्फेट। और यह जो है यह एक सॉल्ट है। जिंक सल्फेट इज अ सॉल्ट। तो हम लोग देखें कि जब भी कोई एसिड रिएक्ट करता है किसी मेटल के साथ, तो रिएक्शन के बाद क्या क्या बनता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, बशर्ते कि वो मेटल रिएक्टिव होना चाहिए। अगर यही रिएक्शन को हम करवाते, H2SO4 का रिएक्शन अगर हम करवाए होते, H2SO4 बोले तो कौन सा एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जानते हैं? अरे तेजाब में जो होता है, बैटरी में जो डाला जाता है ना, दैट इज नोन एज सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। H2SO4 को, सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स बोला गया है, केमिकल्स का किंग। और इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि इसका बहुत सारा यूज होता है हमारे डेली लाइफ में। हम लोग इसको अपने डेली लाइफ में, यहाँ तक कि जो हमारा बाथरूम क्लीनर होता है, बाथरूम साफ करने वाला जो एसिड होता है, दैट ऑल्सो कंटेन्स विच एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड। सो इफ वी रिएक्ट सल्फ्यूरिक एसिड विद सिल्वर और कॉपर, हम लोग अगर इसका रिएक्शन करवा लें किसके साथ? कॉपर के साथ, तो हम आपको बतलाए थे कि चूंकि हम देख रहे हैं कि कॉपर जो है वो हाइड्रोजन के क्या है? नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में। इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखना होता था। हम आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद रखने का एक, जैसे हम जब स्टूडेंट थे तो अपने टाइम में कैसे याद करके रखे हुए थे, उसका एक तरीका हम आपको बतलाए थे। ये फिर से मेटल से नॉन मेटल्स अगला चैप्टर हम लोग को पढ़ना है केमिस्ट्री का, उसमें फिर से मिलेगा रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज। तो हम इसमें बतलाए थे, रीति याद है आपको कैसे याद करने के लिए? हम इसको एक सॉन्ग के एग्जाम्पल लेकर के हम आपको बतलाए थे, ऐसे याद कर लो। कहो ना कहो मगर आंखें जानती हैं, और उसके बाद जो है जो कबाड़ी वाला नहीं चिल्लाते रहता है, Fe फॉर आयरन मतलब लोहा, Sn मतलब टीन, Pb मतलब लेड, लोहा टीना लेड मतलब शीशा। तो ऐसे लोहा टीना शीशा, उसके बाद है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बाद जो है जैसे जैसे ज्वेलरी का कॉस्ट महंगा होते चलते जाता है, वैसे याद कर लो। सबसे सस्ता ज्वेलरी होता है कॉपर का, यानी कि रोल्ड गोल्ड का। उससे महंगा होता है सिल्वर का, Ag मतलब सिल्वर चांदी का। उससे महंगा होता है गोल्ड का, सोना का, Au मतलब गोल्ड। और सबसे महंगा होता है प्लैटिनम का, Pt। तो ऐसे इसको रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखने का एक तरीका हम अपने टाइम में किया करते थे व्हेन आई वाज स्टूडेंट। आप कैसे याद करते हैं आप देख लीजिए, याद तो रखना पड़ेगा। सो कॉपर जो है हाइड्रोजन से क्या है? कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है। तो अगर कॉपर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है तो इसका मतलब कि कॉपर जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। हम लोग फर्स्ट चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सीखे थे, उसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे बतलाए थे आपको कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज जस्ट लाइक कि अगर क्लास में कोई एक ताकतवर बच्चा है, एक स्ट्रांग बच्चा है और एक कमज़ोर बच्चा है, तो कमज़ोर बच्चा आगे जाके बेंच पे बैठा हुआ था, ताकतवर बच्चा आया, एक स्ट्रांग बच्चा आया क्लास में और बोला कि तुम अपना बैग हटाओ, हम यहाँ पर बैठेंगे।
तो उसको हटा के बैठ जाएगा वो। लेकिन अगर कोई ताकतवर बच्चा ही पहले से बैठा हुआ है, उसको हटा करके कोई कमजोर बच्चा उससे बैठ पाएगा क्या? ऐसा तो नहीं हो पाएगा। तो यही तो हो रहा है यहाँ पर। हाइड्रोजन और कॉपर में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? सो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन ऑलरेडी बैठा हुआ है अपने कंपाउंड के साथ, सल्फेट के साथ। तो क्या इसको कॉपर हटा पाएगा क्या? कॉपर से तो नहीं हटेगा। तो यानी कि यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगा। हम लोग अगर इस इक्वेशन को लिखना चाहें तो इसके आंसर में लिखेंगे कि क्या? नो रिएक्शन। यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगा। ये फिर से हम बार बार आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि 3 आपको केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं एसिड्स के। तीनों का हर बार एग्जाम्पल आएगा। फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ना है केमिस्ट्री का ये सारा, सेकेंड चैप्टर में भी, थर्ड चैप्टर में भी, और फिर एक कार्बन एंड कंपाउंड्स वाले में भी पढ़ना है। एक ही इक्वेशन को 4-4 चैप्टर में पढ़ना है। केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स में अगर एक ही इक्वेशन पढ़ना हो, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में भी 1-2 जगह हल्का फुल्का है, तो समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट होगा इक्वेशन। इसलिए बहुत अच्छे से देख लीजिए कि जब भी कोई एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ? मेटल्स के साथ, रिएक्टिव मेटल्स के साथ। जब एसिड रिएक्ट करता है रिएक्टिव मेटल्स के साथ, इट ऑलवेज फॉर्म्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट बनाता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है। जो गैस बनेगा वो पहचानिएगा कि हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस तो दिखेगा ही नहीं ना, तो उसको पहचानेंगे कैसे? हाउ विल यू रिकॉग्नाइज? हम उसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे कि जो गैस बना है वो कौन सा गैस था? हाइड्रोजन गैस था। तो इसको पहचानने का तरीका में हम लोग को सीखना था। हम लोग सीखे हैं, फर्स्ट चैप्टर में भी हम लोग सीखे थे कि हाइड्रोजन गैस का पहचान क्या होता है कि व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक, कि जब भी हम एक जलती हुई माचिस की तिल्ली को ले जाएं, व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट, उसको ले जाया जाता है, इज ब्रॉट नियर कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस, तब इट एक्सटिंग्विशेज, वह जो है बुझ जाता है। और जो जलती हुई माचिस की तिल्ली है बुझ जाता है विद अ पॉप साउंड, और साथ ही साथ एक आवाज़ निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं कौन सा साउंड? पॉप साउंड। पॉप साउंड कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे पॉपकॉर्न बनते हुए देखे हैं ना, पॉपकॉर्न बनते समय जैसा पटाक पटाक नहीं फूटते रहता है, वैसा ही आवाज़ निकलेगा एक, उसी को पॉप साउंड बोल रहे हैं। पॉपकॉर्न के जैसा आवाज़ निकलेगा। ये किसका पहचान है? हाइड्रोजन गैस का पहचान है। ये हमारा पहला रिएक्शन था। हमको इसमें एक एक्सेप्शन याद रखना था। एक्सेप्शन याद है ऋतिक? क्या बतलाए थे इसका एक्सेप्शन? इसके एक्सेप्शन में हम बतलाए थे आपको कि अगर नाइट्रिक एसिड जो देखा जाए, HNO3 बोलो तो कौन सा एसिड? नाइट्रिक एसिड। कि अगर नाइट्रिक एसिड को ले लिया जाए मेटल्स के साथ, तो नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। लिखेंगे हम लोग कि HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यह एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते थे? जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दे, उसमें ऑक्सीजन जोड़ दे दूसरों में, उसी को क्या बोलते थे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम लोग फर्स्ट चैप्टर में रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़े थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और जिसकी वजह से ही हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जोड़ देता है। और अगर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो बन जाएगा क्या? वाटर। H2 में वो जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? H2O। H2O बोले तो वाटर। सो यह एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। दैट्स वाई, जिसकी वजह से इट फॉर्म्स, यह क्या बनाता है? इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर व्हेन, कब ऐसा होता है? व्हेन इट रिएक्ट्स विद मेटल्स, जब ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा तभी क्या क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा।
बाकी सब बनाते थे क्या, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, लेकिन नाइट्रिक एसिड क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, 2 मार्क्स वाला में क्वेश्चन आया हुआ है कि ऐसा क्यों होता है। तो बस आपको इसमें आंसर में ही लिखना है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है। बस ये सिर्फ 2 मेटल्स के साथ ऐसा नहीं करता है, कि एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है, कि एक्सेप्ट किसको, तो मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, सिर्फ 2 को छोड़ करके, 2 के साथ ही नॉर्मल रिएक्शन करेगा। Mg मतलब मैग्नीशियम और Mn मतलब मैंगनीज, मतलब मैग्नीशियम और मैंगनीज रहेगा किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, तो ये नॉर्मल रिएक्शन करेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। बाकी अगर कोई और आएगा नाइट्रिक एसिड के साथ, तब इसका जो रिएक्शन होगा वो बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। यह भी हम लोग पढ़े थे, तो इसको आप याद कर लीजिए अच्छे से। पहला रिएक्शन है कि एसिड जब रिएक्ट करता है किसके साथ, मेटल्स के साथ, तो क्या क्या बनता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, मिटा रहे हैं हम, आपको नोट्स जो है लिखवा देंगे फिर से, या उसको लिखा हुआ नोट्स को हम आपके व्हाट्सएप पे भेज देंगे। ठीक है, तो मिटा दे इसको कि छापिएगा, मिटा दें, पक्का याद हो गया। तो हम लोग पहला पढ़ें, पहला केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या जाने हम लोग, कि जब भी कोई एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, मेटल के साथ, कैसा मेटल, रिएक्टिव मेटल के साथ, तो क्या क्या बनता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। एक्सेप्शन में क्या था कि जब नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है तब क्या होता है, तब बनता है सॉल्ट और वाटर। किसको किसको छोड़ करके, मैग्नीशियम और मैग्नीज को। जब भी हम आपसे पूछे तो जवाब दीजिए, बोलिए, सुन के भी बोलिए, बोलने से याद होता है। बचपन में हम लोग को ए फॉर एप्पल इतना बार बुलवाया गया है कि अब कोई ए फॉर पूछता है तो एरोप्लेन पता रहता है, फिर भी एप्पल मुँह से निकल जाता है, क्योंकि इतना बार आप बोले हैं। ठीक है, तभी अगर हम आपसे पूछेंगे ना, कभी भी कितना नींद में भी रहे आप, पूछेंगे ऋतिक कि ए फॉर क्या होता है, कितना भी नींद में हो, तो तुमको पता होगा कि ए फॉर एंट भी होता है, ए फॉर एरोप्लेन भी होता है, और भी बहुत सारे जानते होंगे, बट निकलेगा कि ना ए फॉर एप्पल होता है, क्योंकि प्रैक्टिस है वोकल कॉर्ड का, इसलिए बोलो, बोलने से प्रैक्टिस होता है वोकल कॉर्ड का। डोंट बी हेजिटेटेड। तो दूसरा जो रिएक्शन हम लोग को पढ़ना था, वो पढ़ना था कि जब भी कोई एसिड रिएक्ट करता है मेटल के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड के साथ, मेटल्स का रिएक्शन जानना, एसिड का रिएक्शन जानना था किसके साथ, मेटल के ऑक्साइड के साथ या मेटल के हाइड्रोक्साइड के साथ। तो जब भी ऐसा होगा तब बनेगा क्या क्या, तब बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर, देन इट विल फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। और इसी रिएक्शन को, यह जो मेटल का हाइड्रोक्साइड होता है, हम इसी रिएक्शन को अगर दूसरे शब्दों में बोलें तो एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड छोड़िए, अभी हम बात कर रहे हैं किसका, मेटल हाइड्रोक्साइड का। तो जो मेटल का हाइड्रोक्साइड है यही तो बेस होता है ना, मेटल के हाइड्रोक्साइड। जैसे अभी बेस का एग्जांपल में NaOH पढ़े थे ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वही तो बेस है। मेटल हाइड्रोक्साइड को ही क्या बोलते हैं, बेस। कोई भी मेटल का हाइड्रोक्साइड रहेगा तो क्या रहेगा, बेस रहेगा। तो जब भी अगर आप एसिड का और बेस का रिएक्शन करवाते थे, फर्स्ट चैप्टर में हम लोग इसको पढ़े थे थोड़ा सा, कि तब बनता था क्या क्या, सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट प्लस H2O। यही वाला चीज हम फिर से लिखे हैं, बस मेटल हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, बेस, ये बताने का हम कोशिश किए हैं। और इस रिएक्शन का एक स्पेशल नाम दिया गया था, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते थे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब हम लोग रिएक्शन का टाइप पढ़ रहे थे फर्स्ट चैप्टर में जी, तो उसमें आपको बतलाया गया था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। तो जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाए, सॉल्ट और वाटर बनाए, तब इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका कुछ। एग्जाम्पल में एसिड ले लिए, कोई एसिड का एग्जाम्पल बोलिए, HCl। कौन सा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस एसिड के बारे में हम लोग बायो में पढ़े थे।
यही एसिड हमारे स्टमक में होता है, पेट में होता है। हम लोग को जो अनपच हो जाता है, इनडाइजेशन जो हो जाता है, वो किसकी वजह से होता है? HCl की वजह से। हमारे गैस्ट्रिक जूस में यही वाला एसिड जो है रिलीज होता है। प्लस तो अगर हम लोग इस एसिड का रिएक्शन करवाते हैं कोई मेटल के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड के साथ, तो जैसे हम रिएक्शन करवा लिए इसका किसके साथ? NaOH के साथ। Na मतलब सोडियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड, तो इसका पूरा नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। या इसी को हम लोग जनरल टर्म में, दुकान में जाइएगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से इसको नहीं जाना जाता है, इसको जनरली किस नाम से जाना जाता है? तो कॉस्टिक सोडा के नाम से। इसको क्या बोला जाता है? जनरल नेम कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। तो अगर इन दोनों का रिएक्शन करवाइएगा तो होगा क्या? ये जो Na है ये आ जाएगा Cl के साथ। ऐसा क्यों? क्योंकि H पे प्लस चार्ज है और Cl पे माइनस चार्ज है। उसी प्रकार इसमें भी Na पे प्लस चार्ज है और OH पे माइनस चार्ज है। हम लोग पढ़े थे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर में। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था कि दोनों अपना आयंस को एक्सचेंज कर लेते थे। एग्जाम्पल में बतलाए थे हम कि हम भी एक फ़ोन खरीदे, तुम भी एक फ़ोन खरीदे, या सपोज साइकिल खरीदे। तो कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि हमको तुम्हारा वाला साइकिल ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तुमको मेरा वाला साइकिल ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो हम लोग बोले कि आओ बदला बदली कर लेते हैं कुछ दिन के लिए। तो बस यही तो था डबल डिस्प्लेसमेंट। इसके पास भी प्लस और माइनस है, अपना H पे प्लस चार्ज है और Cl के पास माइनस चार्ज है। इसके पास भी अपना प्लस माइनस चार्ज है, Na के पास प्लस चार्ज है और OH के पास माइनस चार्ज है। दोनों बस क्या कर रहा है? तो अपने आयंस को, चार्जेज को बस एक्सचेंज कर ले रहा है। इसका प्लस इसके माइनस के साथ और इसका प्लस इसके माइनस के साथ। तो बनेगा क्या? Na प्लस और Cl माइनस दोनों मिल के बन जाएगा NaCl। NaCl बोले तो सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन सॉल्ट। अरे जो नमक खाते हो घर में उसका फॉर्मूला क्या है? NaCl। यही नमक तो, यही सॉल्ट तो हमारे आंसुओं से निकलता है, टीयर्स में पाया जाता है, यूरिन में होता है, स्वेट में, पसीना में होता है। और कौन सा है? NaCl, कॉमन सॉल्ट जो हम लोग खाते हैं, सोडियम क्लोराइड। फिर जो है H प्लस और OH माइनस दोनों जुड़ेगा, तो H प्लस और OH माइनस दोनों जुड़ेगा तब क्या बनेगा? तो बन जाएगा H2O यानी कि वाटर। तब हम लोग क्या देखें कि जब कोई एसिड रिएक्ट किया मेटल के किसके साथ? हाइड्रोक्साइड के साथ। मेटल के ही क्या था? हाइड्रोक्साइड था। तब बना क्या क्या? तब बना सॉल्ट प्लस वाटर। ये दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी था। और भी इसका एक आध एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं CH3COOH। सपोज वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ CH3COOH। कौन सा एसिड है ये? एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड है? CH3COOH को कौन सा एसिड बोलते हैं? एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो एसिटिक एसिड ले लिए, या जिसको एथेनोइक एसिड भी बोलते थे, जो कि विनेगर में पाया जाता है। विनेगर में यही एसिड रहता है। कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का रिएक्शन करवा ले रहे हैं सपोज हम KOH के साथ, यानी कि रिएक्शन हो गया इसका KOH। KOH का पूरा नाम क्या हो जाएगा? K मतलब पोटेशियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। या इसी का जनरल नेम एक और दिया गया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का ही, इसको बोला गया है कॉस्टिक पोटास। दिस इज नोन एज कॉस्टिक पोटास। जैसे सोडियम वाले में नाम क्या था? कॉस्टिक सोडा, वैसे ही पोटेशियम वाले में इसका नाम है कॉस्टिक पोटास। इसका जनरल नेम है, केमिकल नेम वही रहेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जब ये रिएक्शन करेगा तब क्या क्या बनेगा? इस पे देखिए प्लस आयन है, ये वाला H प्लस है और CH3COO जो है वो माइनस है। ये पूरा का पूरा इतना दूर माइनस है और ये वाला प्लस है। इसमें K प्लस चार्ज है और OH जो है वो क्या है? माइनस चार्ज है।
यहाँ पर भी अपना आयन से एक्सचेंज करेगा, इसका प्लस वाला इसके माइनस के साथ, इसका प्लस वाला इसके माइनस के साथ, तो बन जाएगा ये H हट के कौन जुड़ जाएगा इसके साथ, K, इसका प्लस वाला हटेगा और इसका प्लस वाला इसके पास आ जाएगा, तब बन जाएगा CH3COOK और प्लस में बन जाएगा H2O। H और OH जब जुड़ेगा, H और OH जब जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, H2O। इसका नाम है CH3COOK, का नाम क्या होता है, तो इसका नाम है, इतना दूर का नाम है एसीटेट और इसका नाम है पोटेशियम, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पोटेशियम एसीटेट। दिस इज नोन एज पोटेशियम एसीटेट या पोटेशियम एथेनोएट, पोटेशियम एसीटेट या पोटेशियम एथेनोएट। यही जो फार्मूला होता है वो सोप का फार्मूला होता है। आगे चल के आपको कार्बन्स एंड कंपाउंड्स नाम का एक चैप्टर पढ़ना है, उसमें बतलाया जाएगा, फिर से ये रिएक्शन आपको पढ़ाया जाएगा। सोप जानते हैं ना, साबुन, साबुन, तो सोप का यही फार्मूला होता है CH3COOK। बस इसमें जो है COOK तो लास्ट में ऐसा ही रहता है, इसमें बस लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होता है, तो उस दौरान पढ़ेंगे डिटेल में इसके बारे में, साबुन क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, वो सब सिखाया जाएगा कार्बन्स एंड कंपाउंड्स वाले चैप्टर में। हाँ हाँ, इसको लिखने का तरीका जो है, चूँकि जैसे इसको लिखे थे ना CH3COOH को, तो इसमें भी एसिटिक एसिड में जो है माइनस वाला पहले था और प्लस वाला बाद में था। इसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं है ऋतिक। क्या होता है ना कि शुरू से हम लोग प्लस वाले को अच्छा मानते रह गए और माइनस वाले को थोड़ा सा प्लस से कॉम्परेटिवली उतना अच्छा नहीं माने, तो हम लोग बस जब भी किसी को लिखते थे तो प्लस वाले को पहले लिखते थे, माइनस वाले को बाद में लिखते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर माइनस वाला पहले और प्लस वाला बाद में है। जैसे अगर आप NH3 का एग्जाम्पल देखिएगा, अमोनिया का, अमोनिया गैस, तो इसमें H पे प्लस चार्ज रहा होगा और नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज रहा होगा, तो माइनस वाला पहले है, प्लस वाला बाद में है। तो क्या हम इसको H3N नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। क्या हम इसको H को पहले ला के CH3COO को बाद में नहीं ला सकते हैं? कर सकते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन क्या है कि सबका एक नेमिंग है। शुरू से जो जिसका नाम रह गया सो रह गया। तुम ऋतिक रोशन हो, ऋतिक कुमार भी हो सकते थे, समझ रहे हो? अगर उस समय ऋतिक कुमार बचपन में नाम रखा जाता तो आज ऋतिक कुमार रहते। अब रोशन हो, दो नाम लिए हुए हो, तो वही समझ रहे हो? नहीं, बस नेमिंग है, इसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं है। तीसरा जो हम लोग को इसका पढ़ना था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, द थर्ड वन, कि जब भी कोई एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, तो मेटल के कार्बोनेट के साथ, मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ। ये भी हम आपको बतलाए थे शॉर्ट में उस दिन, कि जब भी रिएक्शन होता है किसका किसका, एसिड का रिएक्शन होता है मेटल के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ। कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CO3, और बाइकार्बोनेट का क्या फॉर्मूला होता है? HCO3। बाइकार्बोनेट को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट या हाइड्रोकार्बोनेट भी बोला जाता है। तो जब भी एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ, मेटल के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ, तब तीन चीज़ यहाँ से बनता है। पहला चीज़ तो होता है सॉल्ट, दूसरा चीज़ होता है वाटर, और तीसरा चीज़ होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसका एग्जाम्पल में हम लोग पढ़े थे। इसका एक एग्जाम्पल जो आगे जो है एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, कि एक एसिड का एग्जाम्पल ले लिए। सपोज H2SO4, कौन सा एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड। और कोई मेटल का कार्बोनेट, नहीं तो बाइकार्बोनेट ले लेते हैं। तो एक मेटल का बाइकार्बोनेट ले लिए, सपोज कौन से मेटल का? तो सोडियम का। सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या बन जाएगा फॉर्मूला? NaHCO3। Na मतलब सोडियम, HCO3 मतलब बाइकार्बोनेट। वैलेंसी चार्ट में आपको हम लिखवा के याद करवाए थे 9th में, ही सब 9th में ही पढ़ना था, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला में। यही जो है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को हम लोग जनरल नेम में जानते हैं। किस नाम से जानते हैं आप? याद है आपको? बेकिंग सोडा।
इसको किस नाम से जानते हैं? बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। किसको? NaHCO3 को। बेकिंग सोडा का अगर फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो क्या बताइएगा? NaHCO3, जिसका केमिकल नेम क्या होता है? तो Na कहने का मतलब सोडियम, HCO3 कहने का मतलब बाइकार्बोनेट, तो पूरा नाम क्या बन गया? सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका रिएक्शन करवाए हैं एक एसिड के साथ, जिस एसिड का नाम है, कौन सा एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड। दिस एसिड इज नोन एज सल्फ्यूरिक एसिड। यही वाला दोनों एग्जाम्पल हम क्यों लिए? क्योंकि यह एग्जाम्पल जो है आगे फिर से इस चैप्टर में पढ़ना है। हम लोग को एक जानना है इस चैप्टर में बेकिंग सोडा का यूज पढ़ना है। उसमें पढ़ना है कि बेकिंग सोडा से बनाया जाता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। क्या बनाया जाता है? सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर कहने का मतलब समझ रहे हैं? आग बुझाने वाला देखें, ऐसा डब्बा डब्बा जैसे टंगा हो रहता है लाल लाल, दुकान वगैरह, ऑफिस स्कूल वगैरह में, वही है क्या? सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। फायर मतलब आग, एक्सटिंग्विश करना मतलब बुझाना, तो एक्सटिंग्विशर मतलब बुझाने वाला। सोडा एसिड नाम में क्यों रहा? क्योंकि एक तो इसमें सोडा डाला गया है, कौन सा सोडा? बेकिंग सोडा। एसिड डाला गया है, कौन सा एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड। तो अभी हम लोग पढ़ें, अगर इस रिएक्शन के अनुसार चला जाए कि जब भी एसिड रिएक्ट करता है मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ, तीन चीज बनेगा। क्या क्या? पहला चीज तो बनेगा सॉल्ट। तो सॉल्ट में यहाँ पर बनता है Na आ जाएगा SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगा क्या? Na2SO4। NaSO4 नहीं, Na2SO4। क्यों? क्योंकि SO4 का वैलेंसी कितना होता था? 2, और सोडियम का वैलेंसी कितना होता था? 1। तो क्रिस क्रॉस करते थे ना हम लोग, तो SO4 का वैलेंसी यहाँ आ गया, तो बन गया फॉर्मूला Na2SO4। इस सॉल्ट का नाम क्या हो जाएगा? Na मतलब सोडियम और SO4 मतलब सल्फेट। तो इसका नाम है इस सॉल्ट का, कौन सा सॉल्ट? सोडियम सल्फेट। प्लस में और क्या बनेगा? तो और बनेगा H2O, बोले तो वाटर, और क्या बनेगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस रिएक्शन को आगे बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करना भी हम लोग फर्स्ट चैप्टर में सीख के आए हैं। सोडियम का कितना एटम दिख रहा है यहाँ पर? 2। इधर कितना दिख रहा है? 1। तो इधर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर लिए। अब सोडियम कितना हो गया? 2। हाइड्रोजन है यहाँ पर 2 और 2 कितना? 4। इधर हाइड्रोजन कितना दिख रहा है? 2। तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लिए तो हाइड्रोजन हो गया 4। कार्बन है इधर कितना ठो? 2। इधर कार्बन कितना दिख रहा है? 1। तो इसमें भी कितना से मल्टीप्लाई कर लिए? 2 से। तो फिर से कार्बन कितना हो गया? 2। अब ऑक्सीजन और सल्फर, सल्फर तो 1 है, इधर भी सल्फर 1। ऑक्सीजन गिनिएगा, यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है? 4 और 2 3 जा 6, तो 4 + 6 कितना? 10। LHS में जो है रिएक्टेंट साइड में जो है 10 ठो एटम्स है, किसका? ऑक्सीजन का। इधर आते हैं प्रोडक्ट साइड में RHS में, यहाँ से कितना ऑक्सीजन दिख रहा है? 4। यहाँ पर कितना? 2। ये जो 2 आया है ये दोनों के लिए आता था ना, ये वाला 2 जो बगल में लिखा गया वो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए आया है, लेकिन जो आगे लिखा गया वो हाइड्रोजन के लिए भी आया है और ऑक्सीजन के लिए भी। यहाँ से ऑक्सीजन हो गया कितना? 2, और यहाँ से ऑक्सीजन हो गया 2 2 जा 4। यहाँ से हुआ 4 + 2 + 4 कितना? 4 + 2 हो गया 6, 6 + 4 10। इधर भी 10 था, बैलेंस बराबर हो गया। तो इसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर है ये आग को कैसे बुझा देता था। तो हम लोग पढ़े थे कि यहाँ से कौन सा गैस निकल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है वो हम लोग को जानना है कि CO2 गैस जो है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, इज हैवियर देन ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन से क्या होता है? भारी होता है। अगर ये ऑक्सीजन से भारी है तब क्या करेगा? अगर उसमें आपको इस चैप्टर में आपको एक
रफली एक डायग्राम जैसा एक्टिविटी में बना के दिखाया गया है कि अगर एक बॉटल ले लिए, सपोज आप एक बॉटल ले लिए और इस बॉटल में क्या ले लिए हैं, तो इस बॉटल में ले लिए हैं H2SO4। इस बॉटल में क्या ले लिया गया है, H2SO4। और इसके बाद क्या किया गया, ऐसा वाला बॉटल था जिससे पाइप वगैरह निकले, ऐसा आगे ढक्कन है और इसी में ऐसे पाइप डाला हुआ है, और एक धागा से बांध करके इसमें हम एक छोटा सा बॉटल में या टेस्ट ट्यूब में लटका लिए किस चीज़ को, तो इसमें रख लिए हैं बेकिंग सोडा को। इसमें क्या रखा हुआ है, बेकिंग सोडा, और इसमें एक पाइप डाला हुआ है जो इसको बाहर निकालता है गैस को। अब जैसे ही इसको हम टिल्ट करेंगे, तिरछा करेंगे, तो इसका बेकिंग सोडा किस में जाके गिरने लगेगा, H2SO4 में। दोनों रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करके क्या क्या बनेगा, तो बनेगा Na2SO4, बोले तो सोडियम सल्फेट प्लस वाटर, और प्लस में रिलीज होगा कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यही कार्बन डाइऑक्साइड इधर से निकलने लगेगा पाइप से। उसमें भी तो यही होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में, उसका जो नॉब होता है, जैसे उसको नॉब को प्रेस करते हैं तो जो बेकिंग सोडा उसमें रखा हुआ रहता है वो जाके गिर जाता है किस में, सल्फ्यूरिक एसिड में, और तुरंत रिएक्शन होगा। तुरंत रिएक्शन होगा तो बनेगा सोडियम सल्फेट, वाटर और कौन सा गैस, बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूंकि हम बतलाएं कि भारी होता है किससे, ऑक्सीजन से, तो अगर ये ऑक्सीजन से भारी है, इसका मतलब कि जब इसको आग के चारों तरफ इसको जाके प्रेशर से फेंकिएगा, थ्रो कीजिएगा, तब क्या करेगा कि ये खुद चला जाएगा आग के चारों तरफ और ऑक्सीजन को वहाँ से क्या कर देगा, हटा देगा। तो अगर ऑक्सीजन वहाँ से हट जाएगा तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी गैस, कोई भी चीज़ को जलने के लिए, किसी भी कंबसन के लिए ऑक्सीजन का प्रेजेंस क्या है, जरूरी है। ऑक्सीजन इज सेड एज सपोर्टर ऑफ कंबसन। ऑक्सीजन को कंबसन का सपोर्टर बोला गया है। और अगर ऑक्सीजन का ही सप्लाई अगर कट कर दिया जाए, कौन कट किया, कार्बन डाइऑक्साइड, तो आग क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। फिर हम लोग को इस वाले में एक और चीज़ जो हम लोग को याद रखना है, वो याद रखना है कि कैसे पहचानेंगे कि जो गैस रिलीज हुआ वो कार्बन डाइऑक्साइड ही था। यानी कि हमको पढ़ना है क्या, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। याद आ रहा है, ये सब पहले हम शॉर्ट में बतलाए हुए हैं पिछले क्लास में, फिर से हम डिटेलिंग करके बता रहे हैं दोबारा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से सुनिएगा। तो उस समय हम बतलाए थे, फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़े हुए हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड का रिकॉग्नाइजेशन, टेस्टिंग। ये टेस्ट कैसे करेंगे, गैस तो दिखता हम लोग को नहीं है, तो कैसे पता करेंगे कि जो गैस रिलीज हुआ है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। तब क्या इसमें बतलाए थे हम कि अगर इसका रिएक्शन करवाया जाए स्लेक्ट लाइम के साथ या लाइम वाटर के साथ, बोले तो CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस कहने का मतलब स्लेक्ड लाइम, या इसी को बोलते हैं लाइम वाटर। स्लेक्ड लाइम या लाइम वाटर, देखे हैं स्लेक्ड लाइम या लाइम वाटर, देखे हो बालक, नहीं? अरे वो जो खैनी साथ रगड़ल जाता है ना, चूना, हाँ वही है, इतना टेंशन वाला बात नहीं है, समझ रहे हो ना, हाँ वही वाला। उसी का फॉर्मूला क्या है, CaOH का होल ट्वाइस। OH का होल ट्वाइस इसको पढ़ते हैं, बोले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही इसका रिएक्शन करवाया जाए किसके साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, इफ इट रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड, तब क्या होगा कि यहाँ से एक कंपाउंड बनेगा CaCO3, बोले तो कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस H2O। यही जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका कलर जो होता है वो होता है मिल्की वाइट। यह एक प्रेसिपिटेट है, सॉलिड सब्सटेंस है, तो वहाँ पर एक मिल्की वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा, एक सॉलिड बन जाएगा। तो जिसकी वजह से पहले जो उसका कलर था लाइम वाटर का, जो भी कलरलेस टाइप का जो दिख रहा था, वो बिल्कुल कैसा दिखने लगेगा, मिल्की वाइट। मतलब आपको इस रिएक्शन को अगर करना है तो बड़ा आसान है, थोड़ा गुमटी वगैरह में से चूना का पानी लेके आइए और उसमें जो है स्ट्रॉ होता है ना,
फ्रूटी वगैरह पीने वाला, उसमें स्ट्रॉ डाल के उसमें फूकिए। जब हम लोग एयर को ब्लो करेंगे तो हम लोग जो सांस में जो गैस छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो एक्सहेलेशन के दौरान कौन सा गैस निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हो गया रिएक्शन। तो थोड़ा देर के बाद देखिए कि जो पानी का रंग है बिल्कुल दूध जैसा उजला हो गया है, मिल्की वाइट हो गया है। क्यों? तो वहाँ पर क्या बन गया होगा? वो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया होगा और साथ ही साथ वाटर। तो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन की वजह से ये क्या बन जाता है? मिल्की वाइट। ये है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पहचानने का तरीका, टेस्ट करने का तरीका। अगर पूछा जाएगा कि व्हाट इज द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सो वी विल आंसर कि इफ वी रिएक्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसके साथ? विद किसके साथ रिएक्शन करवाएं? देख के तो बोलो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी कि लाइम वाटर के साथ। तो लाइम वाटर को क्या बना देता है? मिल्की वाइट कलर का बना देता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। फिर इसी में जानना था हमको कि अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अगर फूंक दीजिएगा, उसमें मिला दीजिएगा, तो क्या बन चुका है ऑलरेडी? CaCO3 और प्लस H2O, इतना बन चुका है। अब अगर इसमें और बनने के बाद भी अभी और अगर कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ब्लो करते हुए रह गए और अगर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला दिया जाए, यानी कि कहने का मतलब कि इफ एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड अगर इसमें मिला दिया जाए, तब क्या होगा कि जो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर जो बन चुका था, ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट में, जिसका फॉर्मूला होगा CaHCO3 का होल ट्वाइस। इसी को क्या बोलेंगे? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और यह जो होता है वो सॉल्युबल इन वाटर होता है। दिस इज सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि वाटर में क्या हो जाता है? डिजोल्व हो जाता है, घुल जाता है। तब इसका जो कलर आया था मिल्की वाइट, और फिर से फेड कर जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। यानी कि जो रंग आया था ना उजला रंग का, दूधिया रंग का, दूध के जैसा, और फिर से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि फिर से पानी में घुल गया, फिर से चूना पानी जैसा दिखने लगेगा। तो ये दो रिएक्शन आपको पढ़ना था। किसमें? रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि पता कैसे चलेगा कि जो गैस रिलीज हुआ है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसमें पहला चीज हम लोग जाने कि व्हेन वी मिक्स कार्बन डाइऑक्साइड विद लाइम वाटर और स्लैग लाइम, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर, एंड द कलर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज मिल्की वाइट। सो ओवरऑल कहा जाए कोई लाइम वाटर को क्या बना देता है? मिल्की बना देता है। कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट्स लाइम वाटर इनटू मिल्की कलर। एंड इफ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मिक्सड इनटू इट, अगर एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड अगर इसमें मिक्स कर लिया जाए, देन द मिल्की वाइट कलर गेट्स डिसअपीयर्ड। उसका जो कलर आया था मिल्की वाइट वो फिर से क्या हो जाएगा? डिसअपीयर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। एग्जाम में इससे जो क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट नहीं आता है। हम इसके लिए आपको एक वर्ड याद करने के लिए बोले थे। इसके लिए हम आपको एक वर्ड कौन सा याद करने के लिए बोले थे? तो वो था ब्रिस्क इफर्वेसेंस। और कौन सा वर्ड है? ब्रिस्क इफर्वेसेंस। या हो सकता है कि सिर्फ इफर्वेसेंस रहेगा। इसका ब्रिस्क इफर्वेसेंस या सिर्फ इफर्वेसेंस का मतलब होता है कि पानी में से बुलबुला बनना। पानी में क्या बनना? बुलबुला बनना। बुलबुला समझते हैं ना? छोटे छोटे नहीं, ऐसे एयर बबल्स बन जाते हैं। तो जो एयर बबल्स बनते हैं वाटर में, उसी को बोला जाता है इफर्वेसेंस या ब्रिस्क इफर्वेसेंस। इससे क्वेश्चन आएगा कैसे? क्वेश्चन आएगा कि कोई एग्जाम्पल में दिया हुआ रहता है कि कोई मेटल का कोई कंपाउंड है, वो रिएक्ट किया तो एक गैस बना, वो गैस जो है लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। तो बताइए मेटल कंपाउंड कौन रहा होगा, किसके साथ रिएक्ट किया होगा? ऐसे हिंट करके क्वेश्चन देगा और उसमें बतला देगा कि जो ब्रिस्क इफर्वेसेंस का फॉर्मेशन हुआ है, पानी में बुलबुला बना है। तो पानी में बुलबुला बनने के लिए, ब्रिस्क इफर्वेसेंस होने के लिए, एयर बबल्स बनने के लिए दो चीज़ चाहिए। पहला तो एक पानी और दूसरा कोई गैस। दोनों चीज़ रहेगा तभी तो पानी में बुलबुला बनेगा। पानी भी होना चाहिए बुलबुला बनने के लिए, सिर्फ हवा में तो बुलबुला नहीं बनता है। और साथ ही साथ कोई गैस उसमें से निकलते रहे तभी तो इसे बबल जैसा बनेगा। तो जैसे मछली सांस छोड़ते रहती है तो बबल जैसा बनते रहता है ना, तो चूंकि पानी में से गैस रिलीज हो रहा है। सो यहाँ पर हम लोग जो रिएक्शन पढ़े उसमें पढ़े ऊपर वाला रिएक्शन में कि जब भी मेटल का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट रिएक्शन करता है एसिड के साथ,
तब बनता था क्या क्या, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। 3 चीज बनता था ना, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि जैसे ये ब्रिस्क इफर्वेसेंस दिया हुआ है, तो इसका मतलब कौन सा वाला रिएक्शन आपसे पूछा जा रहा है, एसिड का रिएक्शन किसके साथ, मेटल के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ। एसिड का रिएक्शन किसके साथ, मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ। तभी बनेगा क्या, ब्रिस्क इफर्वेसेंस। वर्ड आपको याद हो गया, कौन सा वर्ड बोले, ब्रिस्क इफर्वेसेंस, मतलब पानी में बुलबुला बनना। तब समझना क्या है कि कौन सा रिएक्शन का बात किया जा रहा है, जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ। तो ये था 3 रिएक्शन हम लोग पढ़े हैं, किसका, एसिड का। अब कुछ रिएक्शन जानना है बेसेज का, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग को पढ़ने हैं बेसेज के, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेज में हमको क्या जानना है कि जब भी कोई बेस रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, ये तो अभी जस्ट पढ़े थे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, तो बेस और एसिड का रिएक्शन के बाद क्या क्या बनता है, तो सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। इसी रिएक्शन को तो क्या बोलते थे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी तो जस्ट पढ़े थे, तो ये जो है एसिड के प्रॉपर्टी में भी आ जाएगा और बेस के प्रॉपर्टी में भी आ जाएगा। जैसे फिर से अगर एक एग्जाम्पल ले लिया जाए कि कोई बेस का एग्जाम्पल ले लिए, सपोज MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यही बेस जो है माइल्ड बेस है, वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग ज़्यादा नहीं होता है, इसको हम लोग खा सकते हैं। इसी को कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इनो जानते हैं, इनो, हाँ, इनो वगैरह या डाइजीन का जो गोली आता है, जब हम लोग को इनडाइजेशन हो जाता है, अनपच हो जाता है, तो हम लोग यही लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इनो वगैरह में ही रहता है इसका कॉम्पोजिशन, किसका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका केमिकल नेम क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। Mg मतलब मैग्नीशियम और OH मतलब हाइड्रोक्साइड, तो इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यह एक क्या है, तो बेस, जिसमें OH आयन रहता था उसको बोलते थे बेस। OH दिख रहा है आपको। कोई एसिड ले लेते हैं, एसिड में जैसे ले लिया गया सपोज HCl, कौन सा एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बनेगा क्या, तो बनेगा सॉल्ट, Mg चलाएगा Cl के साथ, तो बन जाएगा MgCl2, क्योंकि मैग्नीशियम का वैलेंसी होता है 2, और प्लस में बन गया H2। बैलेंस कर लो, 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन कर लिए, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, बैलेंस नहीं, 2 हाइड्रोजन और 2 4 हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 2 और 2 4 हाइड्रोजन करना पड़ेगा, बैलेंस हो गया। तो पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा जानना है कि अगर कोई बेस का रिएक्शन करवाया जाए किसके साथ, तो कोई दूसरे बेस जो होते हैं जनरली वो मेटल के बने हुए होते हैं, वो बने हुए हैं मेटल्स के। तो मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, इसकी वजह से होता था। तो हम आपको बतलाए थे कि जनरली जो मेटल्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। लेकिन 2 मेटल्स ऐसे हैं जिनका नेचर जो होता है एम्फोटेरिक होता है। यहाँ पर एक आपको टॉपिक अभी पढ़ना है और फिर से अगले चैप्टर में भी पढ़ना है, मेटल्स और नॉन मेटल्स में। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का नाम जानना है। इसमें हम लोग को पढ़ना था कि अगर कोई बेस का रिएक्शन करवाएं हम मेटल के ऑक्साइड के साथ या मेटल के साथ, मेटल के साथ या मेटल के ऑक्साइड के साथ, तो रिएक्शन नहीं होता है, नो रिएक्शन। रिएक्शन क्यों नहीं होगा जी? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो बेस बना हुआ है वो बना हुआ है किस चीज़ से, तो मेटल के हाइड्रोक्साइड से। बेस किसको बोलते हैं, मेटल का हाइड्रोक्साइड, और उसका रिएक्शन आप करवा रहे हैं मेटल के ऑक्साइड के साथ। तो यह भी बेस है और यह भी बेसिक है,
तो दोनों बेस और बेस का रिएक्शन करवाइएगा तो रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन फिर हम लोग को पढ़ना होता है एक्सेप्शन में एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का नाम। दो ऐसे मेटल ऑक्साइड्स हैं जो बेसिक होने के साथ साथ एसिडिक भी होते हैं, जो एसिड के जैसा भी बिहेव करता है और बेस के जैसा भी बिहेव करता है। और उन दोनों का नाम आपको याद रखना होगा, एक का नाम है जिंक ऑक्साइड और दूसरे का नाम है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, 2 मार्क्स का क्वेश्चन में आया हुआ है कि व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? राइट इट्स 2 एग्जाम्पल्स। 2 एग्जाम्पल ही होता है, दोनों एग्जाम्पल बताइए इसका। तो हम लोग बोलेंगे कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स विच बिहेव लाइक बोथ एसिड्स एंड बेसेज, जिनका जो प्रॉपर्टी होता है और एसिडिक प्रॉपर्टी भी होता है और साथ ही साथ बेसिक प्रॉपर्टी भी होता है। एसिडिक कब बिहेव करेगा और बेसिक कब बिहेव करेगा, इसको बड़ा समझना है। जरा एग्जाम्पल को देखिएगा। अगर हम ZnO का रिएक्शन करवा रहे हैं, जिंक ऑक्साइड है, यानी कि मेटल का क्या है? ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड मतलब मेटल ऑक्साइड, जिंक एक मेटल का नाम है ना। तो अगर इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं कोई एसिड के साथ, सपोज हम करवा लिए HCl के साथ, जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन करवाएं HCl के साथ, तो ये बनेगा यहाँ से ZnCl2 प्लस H2O। क्या बन गया? ZnCl2 प्लस H2O। ये जिंक ऑक्साइड था, यानी कि मेटल का ऑक्साइड था, और इसका रिएक्शन करवाएं किसके साथ? एसिड के साथ। तो बना क्या क्या? एक बना सॉल्ट, जिंक क्लोराइड एक क्या है? सॉल्ट, और प्लस में बना वाटर। तो यानी कि जो है एसिड के जैसा काम किया, और ये जो है सॉल्ट और वाटर कब बनता था? जब एसिड और बेस रिएक्ट करे। तो यानी कि किसके जैसा काम किया? बेस के जैसा। यानी कि किसके जैसा बिहेव किया? बेस के जैसा। बेसिक बिहेवियर है भी है इसका। लेकिन कब? जब इसके किसके साथ रिएक्शन करवाए हैं? एसिड के साथ। बैलेंस कर लीजिएगा, हम इक्वेशन बैलेंस नहीं किए। तो अगर हम इसको रिएक्शन करवाएं एसिड के साथ, तब ये किसके जैसा काम किया? बेस का काम किया, बेसिक बिहेवियर दिया। कौन? ZnO। लेकिन अगर इसी का रिएक्शन, ZnO का ही रिएक्शन, अगर हम कोई दूसरे बेस के साथ करवा लेते, एक बेस ले लिए एग्जाम्पल में, कौन सा? NaOH। अभी भी यह क्या है? तो मेटल का ऑक्साइड ही है, मेटल ऑक्साइड है। ZnO क्या है? एक मेटल ऑक्साइड है, और उसका रिएक्शन करवाएं किसके साथ? तो एक बेस के साथ। इसका रिएक्शन करवाए हैं एक बेस के साथ। तो दोनों तो बेसिक होना चाहिए, रिएक्शन तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो जाता है। यहाँ पर बनता है कंपाउंड। फॉर्मूला आपको इसको रटना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है Na2ZnO2, Na2ZnO2 प्लस H2O। इस कंपाउंड का नाम है, एक सॉल्ट है जिसका नाम है सोडियम जिंकेट। दिस सॉल्ट इज नोन एज सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट बन गया, सॉल्ट बना एक। हम लोग क्या देखें कि बना क्या? तो सॉल्ट और वाटर। सॉल्ट और वाटर कब बनता था? जब एसिड और बेस रिएक्ट करता था। बेस तो साफ साफ दिख रहा है, मतलब एसिड का काम कौन किया? ZnO। ये कैसा बिहेवियर शो किया इस बार? एसिडिक, यानी कि एसिड के जैसा। अभी पिछला एग्जाम्पल में हम देखें किसके जैसा बिहेव किया था? बेस के जैसा। अभी किसके जैसा बिहेव किया? मतलब हम लोग ये देखें कि ZnO में दोनों प्रॉपर्टी है, एसिड के जैसा भी प्रॉपर्टी है और बेस के जैसा भी प्रॉपर्टी है, दोनों बिहेवियर है इसमें। तो इसलिए इसको कौन सा ऑक्साइड बोला गया है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। इसको क्या बोला गया है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। 2 ठो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। कौन कौन? एक ZnO बोले तो जिंक ऑक्साइड, और दूसरा कौन सा? Al2O3 बोले तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मजे की बात बस यही है ना कि रिएक्टिविटी सीरीज में दोनों लगातार है। रिएक्टिविटी सीरीज अभी हम लोग लिखे थे ना,
पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। देखिए तो है ना दोनों एक साथ, कौन कौन? एल्यूमिनियम और जिंक। यही एल्यूमिनियम और जिंक जो है कैसा ऑक्साइड बनाता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहने का क्या मतलब होता है? तो वैसा ऑक्साइड जो एसिड के साथ कैसा बिहेव करे? बेसिक। जब हम एसिड के साथ उसका रिएक्शन कराएं तो बेस बन जाए, यानी कि किसके जैसा बिहेव करने लगे? बेस के जैसा। लेकिन अगर उसी का रिएक्शन ZNO का ही रिएक्शन अगर हम बेस के साथ करवा देते हैं तो ये किसके जैसा बिहेव करने लगे? एसिड के जैसा, एसिडिक। तो इसमें दोनों गुण है, एसिड वाला भी और बेस वाला भी। बाकी मेटल्स में ऐसा नहीं है। बाकी सारे मेटल सिर्फ और सिर्फ कैसे होते हैं? बेसिक ही नेचर होते हैं। सिर्फ दो मेटल्स कौन कौन? जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऐसे हैं जिनमें दोनों बिहेवियर है, एसिडिक बिहेवियर भी है और बेसिक बिहेवियर भी है। तब हम लोग उसी को क्या बोलते हैं? इसको बोला गया है कौन सा ऑक्साइड? तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड। फिर से वंस अगेन वी रिपीट, कैसा ऑक्साइड? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। दो एग्जाम्पल कौन कौन है इसका? जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसका दो एग्जाम्पल पढ़ना था हम लोग को। नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पर जानना है कि रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसेज विद वाटर, यानी कि हम लोग को पढ़ना है डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स एंड बेसेज। हम लोग एसिड्स और बेसेज को कैसे डाइल्यूट करते हैं वो जानना है। उसके आधार पे एसिड और बेसेज दो तरीके के होते हैं। एक को बोला गया है कॉन्सनट्रेटेड, एक को क्या बोलते हैं? कॉन्सनट्रेटेड, और दूसरे को बोलते हैं डाइल्यूट। ये दो वर्ड आपको सीखना है जो एसिड और बेसिज के साथ आते हैं। एक वर्ड जानना है कॉन्सनट्रेटेड, जिसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्क, और दूसरा जानना है डाइल्यूट, जिसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं डिल। तो कॉन्सनट्रेटेड एसिड या बेस हो सकता है और डाइल्यूट एसिड या बेस हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? तो शरबत बनाए हैं कभी? पानी और चीनी का शरबत बनाए हो? अगर मान लो पानी अगर कम डालें, वाटर अगर लेस डालें और शुगर ज़्यादा डाल दिए, शुगर मोर अमाउंट में चला गया, जितना चाहिए था उससे ज़्यादा, तो पूरा गाढ़ा एकदम शरबत बनेगा, खूब मीठा रहेगा, रहेगा ना, विस्कस रहेगा, गाढ़ा रहेगा। तब उसी को कहना है क्या? कॉन्सनट्रेटेड, जिसमें पानी का अमाउंट क्या रहे? कम रहे। और अगर इसी में और पानी अगर डालते चले जाते, ढेर सारा पानी मिला देते, पानी का अमाउंट अगर हम ज़्यादा कर देते हैं और शुगर का अमाउंट कम कर देते, एकदम पंचुछुर लगता। बोलते हैं ना हम लोग रियल लाइफ में पंचुछुर, मतलब बिल्कुल पानी जैसा लगता। तब उसको बोलते हैं कि क्या बोलते हैं? डाइल्यूट। क्या बोलते हैं उसको? डाइल्यूट। नहीं तो कुछ बता रहा था, कौन सा? हाँ सॉल्ट भी डालिए किसी, हम तो एक एग्जाम्पल ले लिए ना। शुगर के जगह आप सॉल्ट का बनाइए सॉल्यूशन, किसी चीज़ का बनाइए ना। हम लोग जो हैं यहाँ पर एसिड और बेस का बनाने वाले हैं। तो कॉन्सनट्रेटेड एसिड किसको बोलेंगे? तो जिसमें एसिड का अमाउंट क्या होगा? ज़्यादा रहा होगा, या अगर वो बेस रहा होगा तो बेस का अमाउंट ज़्यादा रहा होगा। अगर उसको हम बोल रहे हैं कॉन्सनट्रेटेड, तो इसका मतलब अगर वो एसिड रहा होगा तो एसिड का, बेस रहा होगा तो बेस का अमाउंट क्या रहा होगा? ज़्यादा, और वाटर का अमाउंट रहा होगा कम। मतलब कि अगर आपको डिफाइन करने के लिए आ जाए कि बताइए कॉन्सनट्रेटेड एसिड क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि इफ द अमाउंट ऑफ एसिड इज मोर एंड अमाउंट ऑफ वाटर इज लेस, इट इज कॉल्ड एज कॉन्सनट्रेटेड एसिड। वही अगर आ जाए डिफाइन करने के लिए कॉन्सनट्रेटेड बेस का, तो हम लोग बोलेंगे कि अगर जिसमें बेस का अमाउंट क्या हो? ज़्यादा हो और वाटर का अमाउंट कम हो, तब क्या बोलेंगे उसको? कॉन्सनट्रेटेड है। और इसी का जस्ट अपोजिट, कि अगर कभी एसिड का या बेस का अमाउंट क्या रहे? कम रहे, और उसमें पानी का अमाउंट ज़्यादा रहे, वाटर ज़्यादा मिला दिए, पानी ज़्यादा मिला दिए, तब उसी को हम लोग बोलेंगे कि क्या है? डाइल्यूट है।
जब भी हम लोग रियल लाइफ में कोई भी रिएक्शन करवाते हैं ना एसिड या बेसेज का, तो डाइल्यूट एसिड और डाइल्यूट बेसेज के साथ ही करवाते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में नहीं लेते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में यहाँ तक कि आप मार्केट में जाइएगा तो जो भी एसिड बिकता है मार्केट में वो सब कैसा बिकता है, डाइल्यूट बिकता है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहता है। जो तेजाब रहता है उसमें लगभग 90% कॉन्सेंट्रेशन रहता है, 100% कॉन्सेंट्रेशन तो मिलेगा ही नहीं। फुल्ली अगर कॉन्सेंट्रेटेड मिल गया तो, और जो तेजाब होता है जब वो फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो इतना ज़्यादा उसमें डिजोल्विंग कैपेसिटी आ जाता है कि अगर बॉडी पे डालिएगा तो बॉडी को क्या कर देता है, डिजोल्व कर लेता है अपने अंदर। मिस्टर इंडिया देखे हो मूवी, नहीं देखे हो मिस्टर इंडिया? तो खोलता हुआ तेजाब रहता है, देखे हो? उसमें जो अमरीश पुरी था मोगैम्बो बोलता है कि कूद जाओ, तो हेल मोगैम्बो करके कूद जाता है। नहीं देखे हो हेल मोगैम्बो वाला? ऐसे सब शपथ लेता है हेल मोगैम्बो, और 1 2 3 बोल के जंप लगा दिया, और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड दिखाया है कि गायब हो जाता है। नहीं, तो इतना ज़्यादा वो हार्मफुल हो सकता है बॉडी के लिए कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में अगर कोई एसिड रहता है तो इसलिए रियल लाइफ में जो भी आपको एसिड दिखाई देता है, जहाँ पर भी मिल रहा है एसिड, वो सब कैसा रहता है, डाइल्यूट रहता है। मतलब ये हुआ कि बस उसमें पानी मिलाया हुआ रहता है, पानी ज़्यादा रहेगा और एसिड कम रहेगा। समझ रहे हैं ना? ये कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट वर्ड हम लोग और भी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर राय जी अगर आपके यहाँ दूध देने कोई आ रहा है, मिल्कमैन आपके यहाँ कोई दूध देने आ रहे हैं, तो समझ उसमें पानी आपको ज़्यादा मिला के दे रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि आपको कैसा मिल्क दे रहे हैं, डाइल्यूट दे रहे हैं। पानी अगर ज़्यादा दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या दे रहे हैं, डाइल्यूट दे रहे हैं। और अगर पानी का अमाउंट कम दे रहे हैं, दूध ज़्यादा है, एकदम ओरिजिनल दूध दे रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड दे रहे हैं। कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट वर्ड जो है ना, ये किसी के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है। चाहे आप बोल रहे थे ना कि हम पानी में नमक डाल के अगर हम बनाएं सॉल्यूशन, तो उसमें नहीं बोल सकते ऑफकोर्स। अगर कोई सॉल्टी वाटर है वो भी कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट हो सकता है। जब पानी रहेगा ज़्यादा और नमक रहेगा कम, तब उसको क्या बोलेंगे कि डाइल्यूट है। और अगर पानी रहेगा कम और नमक रहेगा ज़्यादा, तब बोलेंगे कि वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्टी वाटर है, कॉन्सेंट्रेटेड हो गया वही चीज़। गेटिंग मी? ओके। सो एसिड और बेसिस के साथ भी ऐसा ही है। अगर एसिड का अमाउंट ज़्यादा और पानी का अमाउंट कम, तो बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। सिमिलरली इन द सेम वे, अगर बेस का अमाउंट ज़्यादा है और वाटर का अमाउंट कम है, तब बोलेंगे उसको कॉन्सेंट्रेटेड बेस। इन द सेम वे, अगर कभी एसिड का अमाउंट कम रहे और वाटर का अमाउंट क्या रहे, ज़्यादा रहे, तब उसको बोलेंगे डाइल्यूट एसिड। और अगर बेस का अमाउंट कम रहे और वाटर का अमाउंट ज़्यादा रहे, तब रहेगा डाइल्यूट बेस। मतलब फर्क बस इतने का है कि इसमें पानी कम है, इसमें पानी ज़्यादा है। तो कभी अगर आपसे हम बोलें कि कॉन्सेंट्रेटेड से डाइल्यूट बनाना है, तो क्या करना है, पानी मिला देना है, और तो कुछ करना नहीं इसमें। लेकिन ध्यान ही रखना है कि पानी मिलाना कैसे है। यही हम लोग पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में, डाइल्यूशन में। डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स एंड बेसेज मतलब कि उसको डाइल्यूट कैसे करना है। तो 2 तरीका है। मान लीजिए हमारे पास कैसा एसिड है, तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है। कैसा एसिड ले लिए हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। एक कंटेनर है, इसमें हम ले लिए कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ले लिए। सपोज H2SO4 नाम का कोई एसिड है ऐसे, और हमको इसको क्या करना है, डाइल्यूट। तो पहला तरीका तो ये हुआ कि इसमें हम लोग क्या डालेंगे, वाटर। इसमें हम लोग क्या डालेंगे, वाटर पोर किए, ढारें, इसमें पानी डालें। पहला ही तरीका हुआ। नहीं तो दूसरा तरीका हुआ कि पहले पानी ले लिए, ढेर सारा क्या ले लिए, वाटर, और इसमें हम लोग धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप कर कर के डाल रहे हैं किसको, एसिड को। कैसा एसिड को, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को। एसिड कैसा लिए थे, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को। समझ रहे हैं? ये 2 तरीका, दोनों में से कौन सा सही है? तो दोनों में ई वाला तरीका गलत है, दिस वे इज राइट वे। ये गलत क्यों है? तो ये गलत नहीं है, ये आपके लिए हार्मफुल है, ये आपके लिए डिसएडवांटेजियस हो सकता है, आपके लिए डेंजरस हो सकता है। वी ऑलरेडी नो कि जब भी कोई एसिड और बेस में पानी मिलाएंगे तो जो रिएक्शन होता है वो हाईली एक्जोथर्मिक होता है। द रिएक्शन इज हाईली एक्जोथर्मिक।
एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगा। एक्जोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते थे? जिसमें से हीट प्रोड्यूस होता था। तो जैसे ही एसिड ले लिए हैं, उसमें पानी डालिएगा ना तो पूरा खौलने लगेगा और खौल के ऊपर फेंक देगा, स्पिल आउट कर जाएगा। स्पिल आउट मतलब समझते हैं? स्पिल आउट करना मतलब बर्तन से बाहर निकलने लगना। जैसे ही खौलेगा, पानी में डालिएगा, इसमें पानी मिला है ना तो ये खौलने लगेगा, एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगा। वाटर पूरा ये जो एसिड है बॉईल कर जाएगा, तो जिसकी वजह से हो सकता है कुछ बाहर फेंक दे। खोलता है तो बाहर फेंकने का चांस है ना, बाहर फेंकना को हम लोग क्या कहते हैं? स्पिल आउट करना। मे बी द एसिड कैन स्पिल आउट ऑफ द कंटेनर, कंटेनर से बर्तन से स्पिल आउट कर जाए। और अगर स्पिल आउट कर गया एंड इफ इट कम्स टू योर बॉडी पार्ट, हाथ पे आ गया, नाक मुंह पे आ गया, बॉडी के किसी पार्ट पे आ गया, तो आप समझ रहे हैं जहाँ पे जाएगा वहाँ पर बर्न्स क्रिएट करेगा। अगर वो भी कॉन्सेंट्रेटेड वाला चला गया तब तो हो सकता है कि इधर से जाए इधर से पार हो जाए। शायद आप एसिड विक्टिम्स के बारे में जानते होंगे, नहीं, जिनके चेहरा पे तेजाब फेंक दिया जाता है, पूरा चेहरा झुलस जाता है, देखे हैं? तो समझिए कि वैसा ही तो होगा। हाँ, वो कॉन्सेंट्रेटेड तो मार्केट में है ही नहीं ना, वो तो डाइल्यूट वाला उतना रिएक्शन कर रहा है। सोचिए कॉन्सेंट्रेटेड वाला क्या होगा। वो जो मार्केट में मिल रहा है वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं मिल रहा है, जस्ट हम आपको बतलाएं वो कैसा मिल रहा है, डाइल्यूट वाला। तो डाइल्यूट वाला जब आपके लिए इतना हार्मफुल है स्किन के लिए कि वो जला दे रहा है, तो सोचिए कॉन्सेंट्रेटेड वाला अगर रहा, समझ रहे हैं ना? बोलने का तो ज़रूरत है नहीं। अब क्या होगा, हम तो पर्सनली किए नहीं एक्सपेरिमेंट, हम तो अपना हाथ पे गिरा के देखे नहीं है कि अच्छा जल गया नहीं जला, ऐसा तो किए नहीं है। आई डोंट नो, लेकिन ये तो आपको पता है कि डेफिनेटली इट इज़ डेंजरस फॉर यू। तो इसलिए हम लोग कभी भी एसिड में या बेस के साथ भी ऐसा ही, अगर बेस भी रहता तो बेस के साथ भी, एसिड या बेस में कभी भी हम लोग पानी नहीं मिलाएंगे। तो कैसे डाइल्यूट करना है? तो पानी में एसिड डालेंगे, वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप करके। मान लीजिए ढेर सारा पानी ले लिए, एक बड़ा सा जार में पानी ले लिए हैं और इसमें एक एक बूंद करके एसिड डाल रहे हैं, एक एक दो दो बूंद करके। तो एक बड़ा सा जार में पानी है, उसमें एक बूंद एसिड गया तो खौला होगा, लेकिन उतना सारा पानी है तो उसका जो भी रहा होगा हीट वो बाहर नहीं आने देगा, और रिएक्शन इतना नहीं हो जाएगा कि स्पिल आउट करके बाहर आ जाए। समझ रहे हैं ना? चूंकि पानी ज़्यादा, पानी में एसिड कम, हम ड्रॉप बाय ड्रॉप ले रहे हैं, तो धीरे धीरे रिएक्शन होगा। जबकि जो है विग्रसली रिएक्ट कर जाता, इतना तेजी से रिएक्ट करता कि तुरंत ऊपर की ओर फेंकने लग जाता। तो हम लोग, ये आपके बुक का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि व्हेन वी डाइल्यूट एन एसिड और अ बेस, जब भी हम लोग कोई एसिड और बेस को डाइल्यूट करते हैं, वी डोंट मिक्स वाटर इनटू कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स और बेसेज। हम लोग उसमें कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या बेसेज में वाटर को नहीं डालते हैं। तो क्या करते हैं? वी ऑलवेज पोर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और बेसेज इन वाटर एट द टाइम ऑफ डाइल्यूशन। हमको एसिड और बेस को पानी में डालना है, पानी को एसिड या बेस में नहीं डालना है। ये आपको क्वेश्चन में बताया हुआ रहेगा। आपसे पूछा जाएगा कि क्यों, व्हाई, तो हम लोग क्या आंसर देंगे कि सिंस वी नो दैट द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बहुत ज़्यादा कैसा रिएक्शन होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। एंड if we pour water into concentrated acid, if some amount of the solution gets a spill out of the container, अगर कुछ अमाउंट जो है सॉल्यूशन का, हेलो इधर देखिए, कुछ अमाउंट जो है वो क्या कर गया? स्पिल आउट कर गया, बाहर निकल गया, एंड इट कम्स टू आवर बॉडी पार्ट्स, ये आ जाता है हमारे कहाँ पर? बॉडी पार्ट्स पे। इट कैन क्रिएट बर्न्स, वो क्या कर सकता है? बर्न्स कर सकता है, जला सकता है। समटाइम्स इट कैन बी फैटल, जानलेवा हो सकता है। सो दैट्स द रीजन कि हम लोग कभी भी क्या करेंगे? वाटर में एसिड डालेंगे, एसिड में वाटर। क्लियर है क्या? याद रहेगा नहीं बात? सेम चीज बेस के साथ भी लागू होता है कि हम लोग बेस में वाटर नहीं मिलाएंगे, वाटर में बेस मिलाएंगे जब उसको क्या बनाना हो? डाइल्यूट बनाना हो। क्या बनाना हो? डाइल्यूट बनाना हो। मतलब अगर आप उसको नॉर्मल, आपको राय जी को देखे थे आप दूध में पानी मिलाते हुए कि दूध रखा हुआ था उसमें 2 गिलास पानी मिला दिए। अगर आप दूध और पानी जैसा रिएक्शन आप एसिड और बेस के साथ कीजिएगा तो समझ रहे हैं ना, जल जाइएगा। क्या क्या बेस?
क्या? हाँ, बेस भी वैसे ही, रिएक्शन हाईली एक्जोथर्मिक होगा, जो रिएक्शन होगा ना वो एक्जोथर्मिक होगा। तो रिएक्शन के साथ वो पानी बाहर आ जाए, कुछ भी जलेगा नहीं, चीज़ आप समझ रहे हैं हम क्या समझाना चाह रहे हैं। चूना देखो, चूना, तो कोई चूना है और पानी है, तो चूना में पानी डालते हैं या पानी में चूना डालते हैं तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्शन होता है। तो देखे होगे चूना और पानी में भी मिक्स करने का ही तरीका होता है। हम लोग चूना ढेर सारा ऐसे रख लिए कि बड़ा सा कंटेनर में चूना ले लिए, 10 किलो चूना ले लिए और उसमें लाके 1 बाल्टी पानी डालें ऊपर से, तो पता है क्या होगा, जैसे पानी डालिएगा ना तुरंत उखलने लगेगा और गलती से भी 1-2 बूंद पड़ेगा तो उतना ज़्यादा एसिड के जैसा तो नहीं जलाएगा, लेकिन जलाएगा, क्योंकि चूना जो है कैल्शियम ऑक्साइड वह भी जो है बेसिक ही नेचर है, तो बर्न कर देगा, आपको जला तो देगा। एसिड के इतना तो नहीं होगा डेडली, लेकिन जलाएगा तो ये तो श्योर है। तो उसको भी हम लोग वैसे ही करते हैं, पहले पानी रख लेते हैं, उसके बाद ऊपर से हम लोग डालते हैं चूना को धीरे धीरे करके। ढेर सारा चूना लेकर उसमें पानी नहीं उछल देते हैं, और उछलना भी है तो जैसे देखे हो ना गरम तेल में कैसे हम लोग डालते हैं पूड़ी वगैरह को, दूर से ऐसे, तो ऐसे करना होगा टेक केयर करके। तो उतना क्यों, हम लोग को जो पढ़ना है वो चलते हैं ना, हम लोग को बस पढ़ाया गया है यही प्रिकॉशन के लिए, ये हमारे प्रिकॉशन के लिए है। अगर आप बोलिएगा कि सर पानी में अगर हम जैसे एसिड में अगर हम पानी मिला दें और पानी में एसिड मिला दें तो दोनों अलग अलग रिएक्शन होगा क्या? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। अगर आपके पास ऐसा कोई मैकेनिकल व्यवस्था है कि पानी है और क्या है, एसिड है, और ये दोनों मिला रहे हैं आप मशीन से, आपको हाथ से वहाँ पर जाके पोर करने का ज़रूरत तो करिए ना, मशीन पे पानी जाएगा, मशीन जलेगा, उससे तो आपको कोई लॉस नहीं होने वाला है। तो अगर कोई मैकेनिकल व्यवस्था अगर वैसा है तो आपके यहाँ तो ऐसा कोई मशीन नहीं ना है जो अपने आप ऑटोमेटिक ऐसे बटन दबाएं तो एसिड और वाटर को मिक्स कर दिया जाके अपने आप, तो ऐसा तो है नहीं। वैसा अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपके प्रिकॉशन के लिए है, दिस इज नॉट अ मेथड, दिस इज योर प्रिकॉशन, आपके बचाव के लिए है। समझ रहे हैं बात को? यस। नेक्स्ट हम लोग को जानना है, वो जानना है इंडिकेटर्स के बारे में। द नेक्स्ट टर्म यू हैव टू लर्न इज इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स किसको कहते हैं? इंडिकेटर्स नाम से ही क्लियर है कि जो इंडिकेट करे। क्या इंडिकेट करे? तो कोई भी चीज़ एसिड है कि बेस है, ये बताने वाला जो सब्सटेंस होगा वही क्या कहलाएगा? इंडिकेटर कहलाएगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि द सब्सटेंसेज विच इंडिकेटर्स which give us an idea either the substance is acidic or basic in nature are called as indicators। वैसे substances जो कि हमको एक आइडिया दें, जो कि हमको बताएं कि जो given substance एसिड है कि बेस है, तब उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इंडिकेटर्स बोलेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, वाला पेपर पास करो। एग्जाम्पल में नहीं समझे? एग्जाम्पल में हम करके दिखाए थे ना वाला रिएक्शन, आपको याद आया? ये हम लोग क्या लिए थे यहाँ पर? यहाँ पर था चाइना रोज। चाइना रोज के पेटल्स को, अड़हुल के पेटल्स को हम इस पर रगड़े थे। बाहर अड़हुल का पेड़ है ना, उसमें से ला कर रगड़े थे तो ये ऐसा हो गया था। कैसा कलर का आपको दिख रहा है? पर्पल कलर का, लाइट ब्लू कलर बोल सकते हैं, पर्पल बोल सकते हैं। और इस पर हम नींबू का रस डाले थे। तो जैसे ही हम नींबू का रस इतना दूर डाले हैं तो ये अब तो रेडिश इसका कलर चला गया, ये लगभग कैसा हो गया था? रेड हो गया था। याद आया? तो यानी कि जो चाइना रोज है हमको ये बतलाया कि नींबू में क्या रहता है? एसिड रहता है। नींबू के साथ रिएक्शन दिखाया, बेस के साथ भी रिएक्शन करवाते तो भी अपना कलर चेंज कर देता, बेस के साथ शायद ग्रीन कलर का ही हो जाता। यानी कि चाइना रोज जो है, चाइना रोज का जो पेटल्स है वह क्या है? इंडिकेटर है। आप एक और इंडिकेटर देखे होंगे रियल लाइफ में, टर्मेरिक, हल्दी। टर्मेरिक जानते हैं? ये सिर्फ करता है किसके साथ? सो अपना कलर चेंज बेस के साथ। कहीं मान लीजिए खाना खाते समय हल्दी का कुछ, मसाला का हल्दी कुछ गिर गया शर्ट वगैरह पे, उस पर जाके आप साबुन मारिए, कलर कैसा हो जाता है? ब्राउनिश रेड हो जाता है। देखे हैं? या कभी आप हल्दी में चूना मिला दीजिए, हल्दी है येलो कलर का, चूना है वाइट कलर का, दोनों को जैसे ही मिक्सअप करिएगा तो ब्राउन कलर का हो जाएगा।
इसका मतलब कि टर्मेरिक जो है जब ये बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो ये कैसा कलर शो कर देता है, ब्राउन कलर। एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है लेकिन बेस के साथ क्या हो जाता है, ब्राउन कलर का। तो यह क्या कहलाएगा, इंडिकेटर कहलाएगा। इंडिकेटर किसको बोलेंगे, तो दोज सब्सटेंसेज विच चेंज देयर कलर, जो कलर अपना चेंज कर रहे हैं इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, जब हम उसका एसिड के साथ या बेस के साथ रिएक्शन करवाए होंगे। यानी कि हमको ये बतलाया कि जो गिवन मटेरियल है वो एसिडिक है कि बेसिक है। इसका 2-4 और एग्जांपल आपको याद रखना है। जैसे कि एक होता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो है यह केमिकल होता है, यह भी जो होता है क्या होता है, इंडिकेटर होता है। इसके अलावा रेड कैबेज हो गया, रेड कैबेज भी इंडिकेटर होता है। इन सब के अलावा एक लिटमस पेपर जिसको बोलते थे, ब्लू से रेड, रेड से ब्लू वाला, जो लाइकेन प्लांट के जूस से मिलता है, यह भी एक क्या है, इंडिकेटर है। यह भी अपना कलर चेंज कर लेता है, समझ रहे हैं। इसके अलावा फेनोफ्थलीन होता है। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इंडिकेटर्स। ये हैं कुछ एग्जांपल्स किसके, इंडिकेटर्स के। जो 10th के एग्जाम में जो इंडिकेटर का टाइप आपको आ सकता है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। वो आपको क्या जानना है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी वर्ड का मतलब क्या होता है जानते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो सबसे पहले तो जानना, इंडिकेटर तो समझ में आ रहा है कि जो बतलाए कि एसिड है कि बेस है, उसको क्या बोलेंगे, इंडिकेटर। ये ऑल्फैक्टरी वर्ड का मतलब जानिए। ऑल्फैक्टरी वर्ड आप लोग जानते हैं हमारे बॉडी में टोटल 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। कितने सेंस ऑर्गन, 5। बताइए तो कौन कौन, पहला एक एक करके बोलिए। पहला कौन, आई। आई को बोला जाता है साइंस के भाषा में फोटो रिसेप्टर। आई को क्या बोलते हैं हम लोग, फोटो रिसेप्टर। फोटो कहने का मतलब लाइट, रिसेप्टर मतलब रिसीव करने वाला। आँख जो है किसको रिसीव करता है, लाइट को, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फोटो रिसेप्टर। और बतलाइए, ईयर को बोला गया है फोनो रिसेप्टर। ईयर को क्या बोलते हैं, फोनो रिसेप्टर या ऑडियो रिसेप्टर, क्योंकि ऑडियो को या फोनो मतलब साउंड को रिसीव करता है। ये सब याद कर लीजिए, आपको रियल लाइफ में शायद ज़रूरत आ सकता है, इतना तो आना चाहिए आपको। और बतलाइए और क्या होता है, क्या, टंग, जीभ। टंग को क्या बोला जाता है पता है, गस्टेटरी रिसेप्टर। गस्टेटरी मतलब स्वाद, तो गस्टेटरी रिसेप्टर, इसको क्या बोलते हैं, टंग को गस्टेटरी रिसेप्टर। ये आपके सिलेबस का नहीं है, हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं आपको, शायद इंग्लिश वगैरह में काम आ जाए किसी दिन। और बोलिए और कौन होता है, स्किन। स्किन को बोला जाता है थिग्मो रिसेप्टर। स्किन इज नोन एज थिग्मो रिसेप्टर। ये तो अगले चैप्टर में पढ़ना भी है बायोलॉजी के, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले में, थिग्मो रिसेप्टर। थिग्मो कहने का मतलब होता है टच, थिग्मो कहने का मतलब टच। तो स्किन को क्या बोलते हैं, थिग्मो रिसेप्टर, या कभी कभी थर्मो रिसेप्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि हीट को भी रिसीव करता है। और कौन सा, नोज। नोज को ही बोला गया है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। नोज को क्या बोला गया है, ये हम क्यों बताएं, आपको समझ में आया, केवल एक वर्ड ही समझाने के लिए कि ऑल्फैक्टरी का मतलब क्या होता है। ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल, ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल, ऑर्डर। सो जो स्मेल को रिसीव करने वाला होता था वो नोज कहते थे। तो यहाँ पर है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ये अपना कलर नहीं चेंज करता है एसिड और बेस के साथ। बाकी सब जो अभी हम एग्जांपल में दिखाए हैं, चाइना रोज वगैरह, लिटमस वगैरह, मिथाइल ऑरेंज, रेड कैबेज, ये सब जो है अपना क्या चेंज करता है, कलर, रंग बदल लेगा, एसिड के साथ अलग, बेस के साथ अलग। लेकिन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स किसको कहते हैं, जो अपना कलर को चेंज ना करके क्या चेंज कर ले, अपना स्मेल चेंज कर ले, यानी कि अपना ऑर्डर चेंज कर ले, स्मेल या ऑर्डर चेंज कर ले। ऑर्डर मतलब ये स्मेल ही होता है, गंध। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते थे, द इंडिकेटर्स या the materials which changes their smell in acidic medium or basic medium are said to be olfactory indicators। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, olfactory indicators। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम्पल सहित लिखने के लिए, डिफाइन करने के लिए कि what are olfactory indicators। So what will you define? We will define that the materials
which changes their smell or odor in acidic medium or basic medium are said to be olfactory indicators. इसका एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल आपको पढ़ना है, रियल लाइफ में 2-3 का नाम तो सुने ही होंगे। अनियन, प्याज गंध काट देता है। कभी अगर आप प्याज ऊपर से खा लिए ना तो फिर बाद में प्याजे का गंध मारते रहता है। अरे प्याज जिसको कांदा बोलते हैं, तो अनियन जो हो गया, ओनियन नहीं इसको पढ़ते हैं, दिस इज अनियन। हाँ, तो अनियन जो हो गया यह क्या है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, ये अपना स्मेल चेंज कर लेता है। तो कलर में तो हम लोग ये बता दिए कि रेड से ब्लू, ब्लू से रेड, ऐसा ग्रीन, बहुत सारा कलर का नाम है। स्मेल में कोई आपको नाम पता है क्या कि रेड स्मेल कर रहा है, ब्लू स्मेल कर रहा है? ऐसा तो कुछ नहीं होता है। वी कांट से कि कैसा स्मेल, हम लोग स्मेल को बताते हैं तो कंपेयर करके बता सकते हैं, अच्छा है बुरा है, बस इससे ज़्यादा। अगर हम आपको 5 अलग अलग ब्रांड का परफ्यूम दे दें और बताइए कि पांचों का स्मेल कैसा है, नाम लिख के बताइए, बता पाइएगा क्या आप कौन अच्छा कौन बुरा? कैसे जज करोगे उसको? सब तो अच्छा ही रहेगा ऋतिक, हाँ है ना। सो पहला एक आपको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का नाम याद रखना था, अनियन। ये अपना स्मेल चेंज कर लेता है, एसिड के साथ अलग, बेस के साथ अलग। इसमें एक स्पेशल स्मेल है ही, इसलिए तो देखे होंगे शायद आप जो ड्रिंकर्स होते हैं, शराबी लोग, हाँ, और सलाद मांगते हैं, प्याज है क्या, मारने के बाद थोड़ा सा 2 पैग लगाने के बाद अनियन खाते हैं, उससे ना गंध काट देता है उनका। घर पे जाते हैं तब पकड़ाते नहीं है जल्दी, तो शराब पी के आ रहे हैं, तो ये क्योंकि स्मेल चेंज करने वाला ही है। ये क्या है, एक अनियन। और एक आपको याद रखना है ऐसा, क्लोव। क्लोव जानते हैं? हाँ, इंग्लिश आपका थोड़ा वीक है आप लोग का। क्लोव मतलब होता है लौंग, गाना सुने हो लौंग इलायची वाला? हाँ, तो वही वाला लौंग। लौंग जानते हो ना, ब्लैक कलर का छोटा छोटा सा होता है, उसी को क्या बोलते हैं, क्लोव। क्लोव ही जो होता है, कभी आपका आप सुने भी होंगे कि कभी आपका माउथ बैड स्मेल कर रहा है तो क्लोव 1-2 थोड़ा खा लीजिए तो उसे ठीक हो जाता है। तो ये क्लोव भी एक क्या है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। क्लोव इज ऑल्सो एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। इसके अलावा हमको याद रखना है एक केक जैसा, एक केक और चॉकलेट का एक फ्लेवर होता है, उसका नाम हम अक्सर भूल जाते हैं। केक का भी वो फ्लेवर होता है, चॉकलेट का भी फ्लेवर होता है, क्या कोई, क्या स्ट्रॉबेरी नहीं, उसी के जैसा मिलता जुलता कोई और वर्ड बोलो, वनीला। हाँ, वनीला। वनीला जो होता है, वनीला आइसक्रीम खाए हो? हाँ, वनीला केक भी आता है। ये वनीला भी जो है, यह भी स्मेल चेंज करता है, यह भी जो है वो क्या है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। और एक होता है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल जानते हो, जैतून का तेल बहुत महंगा आता है। अभी आप लोग जो हैं, आपके घर में सरसों का तेल या रिफाइन का तेल, इसी से खाना बनता होगा, बहुत पैसा कमा लीजिएगा ना, पूरा अंधा रुपया, तब जाके सब्जी भी बनाइएगा तो ऑलिव ऑयल में बनाइएगा। हमको हाल ही फिलहाल में पता चला कि जो स्टार लोग होता है ना, उनके यहाँ सब्जी भी बनता है तो ऑलिव ऑयल में बनता है। समझ रहे हो, बहुत महंगा होता है। हम इसका रेट देख रहे थे, छोटा सा पैकेट था, पता नहीं कितने ग्राम का होगा, 700 रुपये का था, इतना छोटा सा था, और उसमें खाना बनाते। हाँ, इस फैट जो है एक्यूमुलेट नहीं होने देता, कुछ तो होगा इसमें ना स्पेशल, आई डोंट नो इवन। सो ऑलिव ऑयल जो होता है अभी ये क्या है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। याद रहेगा 4 नाम, कौन कौन? पहला पढ़े अनियन, दूसरा पढ़े क्लोव, तीसरा वनीला और ऑलिव ऑयल। 4 नाम। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाकी आप चैप्टर पढ़िएगा आगे।